हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं बेटा आज फोर्थ पार्ट सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ठीक, लास्ट क्लास में क्या बताया था भाई? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रॉल्ट्स लॉ। ठीक, तो रॉल्ट्स लॉ में क्या क्या बताया था भाई आप लोगों को? तो रॉल्ट्स लॉ में पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं रॉल्ट्स लॉ में क्या क्या फॉर्मूलाज बता दिए थे। बोलो भाई। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था हमने, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। अगला हमने क्या पढ़ा था? पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का निकालना है तो हमने क्या किया था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। तो पी ए की जगह पी ए की वैल्यू डाल दो और पी बी की जगह पी बी की वैल्यू डाल दो। तो पी ए की वैल्यू कितनी है भाई? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है? पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, फिर एक बार हमने एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए पुट करा था, एक फॉर्मूला आया था। अगली बार हमने एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी पुट करा था तो एक्स बी के टर्म्स में फॉर्मूला आया था। ठीक, तो अगर आप एक्स बी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो बी के टर्म्स में अगर लिखना है तो ए से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? ए से। पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अगर ए के टर्म्स में फॉर्मूला लिखना है तो किससे स्टार्ट हो? पी नॉट बी से। पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक, अब क्वेश्चन में वो आपको क्या क्या दे करके रखेगा? न्यूमेरिकल में पी नॉट ए और पी नॉट बी कांस्टेंट है, दे करके रखेगा। ठीक है, पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। ठीक है, प्योर सॉल्यूट, तो ये कांस्टेंट है, ये आपको दे करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद एक्स ए और एक्स बी भी आपको दे करके रखेगा और आपसे कहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो। ठीक है, तो पी नॉट ए पी नॉट बी आपको पता, एक्स ए एक्स बी आपको पता, वेपर प्रेशर आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल करके आएगा इस फॉर्मूले से। ठीक, नीचे वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लोगे भाई आप? सपोज करो उसने आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ, पी नॉट बी दिया हुआ, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से एक्स बी निकल जाएगा, नीचे वाले फॉर्मूले से एक्स ए निकल जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप एक्स ए वाला फॉर्मूला भूल गए तो ऊपर वाले फॉर्मूले से एक्स बी निकालो, एक्स बी जो भी निकल के आएगा उसको 1 में से माइनस करो, एक्स ए निकल के आ जाएगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना है कि अगर वो आपसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकलवा रहा है तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आपको पता है कितना है। ठीक, एक्स ए और एक्स बी भी आपको दे करके रखेगा। सपोज करो उसने पी नॉट ए दिया आपको, पी नॉट ए दिया उसने आपको 200 mm ऑफ मरकरी, ये क्या दिया उसने? पी नॉट ए। ठीक, अगला उसने दिया आपको पी नॉट बी, कितना दिया? मान लेते हैं 300 mm ऑफ मरकरी, और वो आपसे कह रहा है वेपर प्रेशर निकाल के बताओ सॉल्यूशन का। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला लॉ क्या है कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो 200 से छोटा कभी भी नहीं होगा, ना 200 के बराबर होगा, ना 300 के बराबर होगा और ना 300 से बड़ा होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू के बीच में लाई करेगा। लोअर वैल्यू किसकी है? पी नॉट ए की, और हायर वैल्यू किसकी है? पी नॉट बी की। अगर सपोज करो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जहां पर हमें केवल टिक लगाना है कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे, हमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। और वो शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है? पी नॉट ए पी नॉट बी उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखोगे कि लोअर वैल्यू कौन सी है और हायर वैल्यू कौन सी है। ठीक है, लोअर वैल्यू यहाँ पर 200 mm ऑफ मरकरी है और हायर वैल्यू यहाँ पर 300 mm ऑफ मरकरी है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 200 और 300 के बीच में लाई करेगा।
ना 200 से छोटा हो सकता, ना 200 के बराबर हो सकता। सिमिलरली ना 300 से बड़ा हो सकता, ना 300 के बराबर हो सकता। अब दिमाग में सवाल आता है कि 200 और 300 का एवरेज कितना होता है भाई? 200 और 300 का एवरेज कितना होगा? बताओ 200 और 300 का एवरेज कितना होगा? अरे 200 प्लस 300 500 डिवाइडेड बाय 2 250, तो एवरेज कितना आया? 250। ठीक, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 250 भी नहीं होगा, ना तो 200 होगा, ना 300 होगा, ना 200 और 300 का एवरेज 250 के बराबर होगा। ऐसा क्यों? आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 250, मतलब इन दोनों का एवरेज तब आएगा जब XA और XB दोनों बराबर दिए हुए होंगे। अगर क्वेश्चन में उसने XA और XB आपको बराबर दिए हुए, मान लिया XA भी उसने कितना दिया 0.5, तो XB भी कितना निकल के आएगा 0.5, तब तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एग्जैक्टली एवरेज के बराबर आएगा, 250 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसने XA दिया आपको कितना 0.6, तो XB कितना होगा भाई 0.4। अब हमारा आंसर किस रेंज में लाई करे? तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, आंसर उसी के नजदीक लाई करेगा। बताओ किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ए का या बी का? ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। अब जब ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो आपका जो आंसर होगा वो ए के नजदीक लाई करेगा, पी नॉट ए के नजदीक लाई करेगा, मतलब इस रेंज में आंसर निकल करके आएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब यकीन नहीं है तो आप निकाल करके भी देख लो। ठीक, निकाल करके दिखा देता हूं। यही वाला फॉर्मूला लगाओ। पी नॉट ए कितना दिया हुआ है भाई 200, XA कितना दिया हुआ है 0.5, 0.5 का मतलब क्या 1/2। ठीक, चलो पहले ये वाला नीचे वाला करवा देता हूँ। ठीक है, पहले नीचे वाला देख लो कितना दिया हुआ भाई 0.6, 0.6 का मतलब क्या 6/10, और 6/10 का मतलब क्या 6/10, 2 से कट कर दो 3/5। ठीक, फिर प्लस पी नॉट बी कितना दिया हुआ है 300, XB 0.4, 0.4 का मतलब 4/10, 4/10 का मतलब 2/5, 2/5। ठीक, अब कट कर दो 5 से, कितना बचेगा भाई 40, 40 का 3 टाइम्स करोगे कितना आएगा 120, यहाँ कट करोगे कितना बचेगा 60, 60 का 2 टाइम्स करोगे कितना आएगा 120, और 120 और 120 कितना आ गया 240। और हम क्या कह रहे थे, आंसर 200 और 250 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो गई बात? ठीक, मान लिया मैं कहानी उल्टी कर देता हूँ। क्या उल्टी कर देता हूँ कहानी? इस बार XA को 0.4 ले लेता हूँ और XB को कितना ले लेता हूँ? XA को मैंने ले लिया कितना 0.4 और XB को ले लिया कितना 0.6। ठीक, तो इस बार कहाँ पर चेंज आएगा भाई? यहाँ 2/5, 3/5 की जगह क्या लिखूं 2/5, और वहां पर क्या लिखूं 3/5। ठीक, अब ये 5 4 20, 40, 40 का 2 टाइम्स कितना आएगा 40 का 2 टाइम्स आएगा 80। ठीक, और 60 का 3 टाइम्स कितना आएगा 180। ठीक है, 8 8 16 260। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर दिया होता, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है XA भी 0.5 और XB भी 0.5। ठीक, तो 0.5 का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय 0.5? मतलब 5/10, 5/10 का मतलब क्या 1/2, 5/10 का मतलब क्या 1/2, 1/2। ठीक, अब एक काम कर लो। ठीक, अभी इसको 2 से कट मत करो, अभी इसको 2 से कट मत करो ना, इसको कट करो। पूरी इक्वेशन से बताओ क्या कॉमन आ रहा है।
पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आया 1/2, अंदर क्या बचा 200 प्लस 300 इंटू 1/2। बताओ ये एवरेज ही नहीं है क्या 200 और 300 का? बोलो क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो ये शॉर्टकट ट्रिक बड़ी काम की है, ठीक है। और अगर आप सब्जेक्टिवली सॉल्व भी कर रहे हैं और आपको कहीं पर ऐसा डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर गलत है, तो अगर ये शॉर्टकट ट्रिक पता होगी तो अब आप अपने आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अब आगे देखिए अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर। अभी तक हम बात कर रहे थे मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जा रहा था बाय XA एंड XB। XA क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, और XB क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, अब सुनना ध्यान से। हमें फॉर्मूलाज ऑलरेडी पता है, पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है। पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। एक्स ए प्लस एक्स बी को जोड़ करके कितना आता है? 1 आता है। ठीक, तो लिक्विड फेज में तो आपका रोल्स लॉ लगता है, लेकिन अभी हमें बात किस में करनी है? वेपर फेज में। वेपर फेज में लगता है डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया, पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का अगर आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हो, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं जरा इसको। सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 3 मोल O2 गैस के हैं और 2 मोल किसके हैं भाई? 2 मोल N2 गैस के हैं। 3 मोल ऑक्सीजन और 2 मोल नाइट्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन गैस अगर इसमें है तो पक्की बात है उसका कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक, नाइट्रोजन गैस अगर यहाँ पर है तो पक्की बात है उसका भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा। दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ के मुझे क्या पता चलेगा? इस कंटेनर का टोटल प्रेशर। मान लेते हैं मैंने बता दिया भाई इस कंटेनर का टोटल प्रेशर है 30 ATM। ठीक, अब इस कंटेनर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकाल के बताओ। ठीक, और दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ने के बाद आंसर 30 ही आना चाहिए। ठीक, तो लगाओ ये वाला फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर O2 का अगर निकालना है तो O2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा भाई? O2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कितना? 30। ठीक है, कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30 और 6 3 जा 18। ठीक, पार्शियल प्रेशर N2 का निकालो, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन के मोल्स 2, टोटल मोल्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 30, 5 6 जा 30 और 6 दूनी 12, और जरा जोड़ के देखो 18 और 12 को कितना आता है? 30 ही तो आएगा। बोलो बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक, तो डाल्टन साहब ने ये फॉर्मूला बताया कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ठीक, तो ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पीपी मतलब पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन YA क्यों लिखा? बिकॉज वेपर फेज की बात हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय PT का मतलब टोटल प्रेशर। ठीक, तो अब देखो जरा यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा इसको। अब देखिएगा यहां से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर।
ठीक है, नीचे टी लिखो या ना लिखो, खाली पी लिख दो तो उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी टोटल प्रेशर होता है। हमें निकालना क्या है, हमें तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालना है, मतलब YA कैलकुलेट करना है। YA किसके बराबर होगा, PA अपॉन P के बराबर होगा क्या नहीं, यहाँ से निकाल लो ना YA की वैल्यू, PA अपॉन P, PT ना लिख के P लिख दिया, एक ही बात है। ठीक, तो YA कितना आ जाएगा भाई निकल के, PA की वैल्यू P नॉट A XA अपॉन P की वैल्यू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल करके आ गया किसमें, वेपर फेज में। क्लियर है बात। ठीक, सिमिलरली YB किसके बराबर आ जाएगा, YB किसके बराबर आएगा, यहाँ से PB किसके बराबर होगा भाई, PB होगा किसके बराबर, PB किसके बराबर होगा, P नॉट B इंटू YB। ठीक, ये वाला देखो ना ऊपर वाला फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर कितना, P मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन कितना, YB। तो यहाँ से YB किसके बराबर आ जाएगा, PB अपॉन P। ठीक, तो YB किसके बराबर आ गया, PB की जगह क्या डालो, PB की जगह डालो P नॉट B XB, P नॉट B XB अपॉन P की जगह क्या डालो, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, YB का फॉर्मूला निकल के आ गया। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब जिस तरीके से XA प्लस XB 1 के बराबर हुआ करता था, क्या उसी तरीके से YA प्लस YB 1 के बराबर हो रहा है, चेक करो। YA प्लस YB किसके बराबर है, बोलो। अरे एलसीएम कितना आएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या बन जाएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ठीक, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो YA प्लस YB भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ठीक, तो जिस कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, उसका वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या मैं ऐसे बोलूं, सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट का P नॉट ज्यादा होगा उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक, अगली चीज आती है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे हर कंसंट्रेशन पर, सॉल्यूशन दैट ओबेज रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, सॉल्यूशन बनाते वक्त हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं भाई, हमें सॉल्वेंट की इंटरेक्शन को खत्म करना पड़ेगा, सॉल्यूट की इंटरेक्शन को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के नई इंटरेक्शंस डेवलप होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। ठीक, भाई सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो, पानी में चीनी डाल रहे हो, तो चीनी पानी में जाके कब डिजॉल्व होगी, जब पानी के बीच की इंटरेक्शन खत्म होगी, चीनी के बीच की इंटरेक्शन खत्म होगी, तब जाकर के नई इंटरेक्शंस डेवलप होगी पानी और चीनी के बीच। क्लियर बात अच्छे से। तो हमें पुरानी इंटरेक्शंस ब्रेक करनी है, तभी तो न्यू इंटरेक्शंस फॉर्म होगी। केमिस्ट्री क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज ओनली अ प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पुरानी इंटरेक्शंस ब्रेक करती हैं, तब जाके नई इंटरेक्शंस डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर तीन इंटरेक्शंस है हमारे पास। एक तो सॉल्यूट के बीच की इंटरेक्शन, जिसको हमने क्या बोल दिया, बी डैश डैश बी इंटरेक्शन। एक तो हमारे पास है भाई सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शन, ए डैश डैश ए। एक मेरे पास है सॉल्यूट के बीच की इंटरेक्शन, बी डैश डैश बी। फिर जब सॉल्यूशन बन चुका तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की नई इंटरेक्शंस डेवलप हुई, ए डैश डैश बी।
ठीक, आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जितनी इंटरेक्शन यहाँ पर है और जितनी इंटरेक्शन यहाँ पर है, अगर सेम उतनी ही इंटरेक्शन यहाँ पर हुई देन द सॉल्यूशन विल बी आइडियल। और अगर यहाँ की इंटरेक्शन इन दोनों की इंटरेक्शन से कम हो गई या ज्यादा हो गई तो हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। तो इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए डैश डैश ए बी डैश डैश बी इज सिमिलर टू ए डैश डैश बी देन ए एंड बी विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, और अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो रॉल्स लॉ का ग्राफ कल की क्लास में बताया था, बिल्कुल इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ पर एक्स ए 1 है, एक्स बी 0 है, तो अगर एक्स ए 1 है तो वेपर प्रेशर केवल और केवल किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, ये पी नॉट ए हो गया। यहाँ पर एक्स बी 1 है तो वेपर प्रेशर केवल और केवल किसका होगा, बी का होगा, ये पी नॉट बी हो गया आपका। ठीक, कल बनवाया था ऐसा ग्राफ। क्लियर है बात अच्छे से। ठीक, यहाँ पर सेम वही ग्राफ आएगा जो हमने रॉल्स लॉ में पढ़ा था। ठीक, अब आगे देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। रॉल्स लॉ इज ओबेड, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक, अब अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। भाई अगर ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब रॉल्स साहब ने जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूले से अगर मैंने पी ए की वैल्यू निकाली, पी नॉट ए एक्स ए को सॉल्व करके मैंने वैल्यू निकाली, मान लिया वैल्यू आ रही है 200 mm। मैं गया लेबोरेटरी में जाकर के एक्सपेरिमेंट्स करे, वहां से भी मैंने पार्शियल प्रेशर ए का कितना निकाला, 200। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि जो फॉर्मूले से वैल्यू निकाली और जो लेबोरेटरी में जाकर के ऑब्जर्व करी, दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तभी तो रॉल्स लॉ फॉलो होगा। क्लियर हो रही है बात अच्छे से। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर जो होगा वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होगा। क्या मतलब इस बात का, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मतलब जो आपने लेबोरेटरी में जाकर के ऑब्जर्व करा, और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर का मतलब जो रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला। ठीक, तो पी ए ये मैंने लेबोरेटरी में जाकर के ऑब्जर्व करा। ठीक, रॉल्स लॉ ने पी ए निकालने का फॉर्मूला बताया था पी नॉट ए एक्स ए। ठीक, तो ये ऑब्जर्व्ड है, ये कैलकुलेटेड है, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। क्लियर हो गई बात। सिमिलरली पी बी भी किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर आएगा। ठीक, सिमिलरली पी किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर आएगा। जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है और जो राइट साइड में लिखा है वो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अगली चीज, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिला रहे हो ना तो आपका सॉल्यूशन गर्म होगा ना आपका सॉल्यूशन ठंडा होगा, मींस डिसोल्यूशन प्रोसेस ना तो एक्सोथर्मिक होगा ना एंडोथर्मिक होगा। इसीलिए यहाँ लिखा डेल्टा मिक्सिंग H विल बी इक्वल टू 0, दैट इज देयर शुड not be an enthalpy change when components of ideal solution are mixed। कोई एंथैल्पी में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। सिमिलरली वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा मिक्सिंग विल भी क्या होगी, 0 के बराबर। अगर आपने 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया तो कितना लीटर सॉल्यूशन मिलना चाहिए, 3 लीटर मिलना चाहिए। और अगर 3 ही मिल रहा है तो इसका मतलब ये आपका आइडियल है। ठीक, 1 लीटर और 1 लीटर को जोड़ के अगर 2 ही मिल रहा है इसका मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सपोज करो कुछ ऐसा जादू हो जाता है कि आप 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाते और आपको 5 लीटर दूध मिल जाता, ऐसा हुआ कभी जिंदगी में, कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता फिर तो मजे ही आ जाते। ठीक, तो उसको हम नॉन आइडियल बोलते फिर। तो दैट इज देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। एग्जाम्पल, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ये एक ही एग्जाम्पल है या अलग अलग एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक, आगे बढ़े।
अगला आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सॉल्यूशन दैट डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। और यहाँ पर A डैश डैश B इंटरेक्शन विल बी डिफरेंट देन AA एंड BB इंटरेक्शन, ठीक। इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA BB इज डिफरेंट फ्रॉम A डैश डैश B, देन A एंड B विल फॉर्म नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रॉल्स लॉ नॉट ओबेड, और जो अभी अभी उधर बातें लिखी थी, क्या क्या बातें लिखी थी भाई? उधर लिखा था PA इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए, अगला क्या लिखा था? PB इक्वल्स टू P नॉट B एक्स बी, अगला क्या लिखा था? P इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अब ये तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आपस में बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू। क्लियर बात? डेल्टा मिक्सिंग HB 0 के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, मतलब आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो डेल्टा मिक्सिंग H विल नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली डेल्टा मिक्सिंग B विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू 0। अब इस बार यहाँ पर ऐसा होगा कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाओगे तो 2 लीटर दूध ना मिल के आपको 5 लीटर दूध मिले, या फिर 500 ml ही रह जाए। क्लियर हो रही है बात? इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। रॉल्ट साहब ने बोला कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 500 mm निकल के आना चाहिए, 500 mm ऑफ मरकरी निकल के आना चाहिए, ये हमने रॉल्स लॉ के फॉर्मूले से निकाला। लेकिन फिर हम लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में जाकर के देखा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो 400 mm आ रहा है, या फिर अगले सॉल्यूशन का देखा उसका वेपर प्रेशर आ रहा था 600 mm। तो आप क्या बोलोगे? आना चाहिए था 500, लेकिन एक का आया 400, एक का आया 600। क्या ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं। जिसका 400 आया आप कहोगे रॉल्स लॉ की बताई गई वैल्यू से कम आ रहा है, मींस दिस सॉल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जिसका 600 आ रहा है तो आप बोलोगे रॉल्स लॉ के बताए हुए वैल्यू से ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब दिस सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बोलो बात क्लियर हो गई अच्छे से? ठीक। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारा दो तरीके का हो सकता है, ठीक। पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से? आगे देखिए, अब आप देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ ने बोला वेपर प्रेशर आना चाहिए 500, बट निकल के कितना आ रहा है? 600, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब वेपर प्रेशर कब बढ़ा होगा? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी होगी या घटी होगी? अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? बताओ सोच के। पानी, रसना और शहद, ठीक, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पानी, रसना और शहद में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? शहद का ज्यादा होगा। एक बार पानी फेंक दूं तुम्हारे ऊपर, ठीक, एक बार रसना फेंक दूं तुम्हारे ऊपर और एक बार शहद फेंक दूं, तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसमें आएगा? पानी में। बोलो बताओ। एक बार पानी फेंका तुम्हारे ऊपर, एक बार रसना फेंका, एक बार शहद फेंका, सबसे ज्यादा मन खराब क्या फेंकने में होगा? शहद फेंकने में होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा? थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा। अच्छा, शहद ज्यादा चिपचिपा है या पानी ज्यादा चिपचिपा है? क्यों ज्यादा चिपचिपा है शहद? मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब अगर शहद के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो शहद का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि पानी का ज्यादा होगा? भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शहद में ज्यादा है तो वो वेपराइज होना नहीं चाहेगा। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा फिर? फिर शहद बोल रहे हो। पानी का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, शहद का वेपर प्रेशर कम होगा। भाई जो वेपराइज होगा, जितना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा ही तो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। शहद वेपराइज होना नहीं चाह रहा है, कम वेपराइज हो रहा है। पानी ज्यादा वेपराइज हो रहा है, तो इसीलिए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? पानी का ज्यादा होगा, शहद का कम होगा।
अब हम कह रहे हैं सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, मतलब वेपर प्रेशर आना चाहिए था 500 बट आ रहा है कितना 600, ठीक है, तो बढ़ा हुआ आया ना वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी या घटी, घटी, इसका ना यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गई, ठीक। तो इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी, ठीक है, या ऐसे लिख दूं ए डैश डैश बी इंटरेक्शंस आर लेस देन प्योर ए एंड प्योर बी इंटरेक्शन, बोलो ठीक है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, घट गई, इसीलिए वेपर प्रेशर बढ़ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात अच्छे से। अब यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ में क्या होगा, पी ए विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। लेफ्ट वाला क्या है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, राइट वाला क्या है, कैलकुलेटेड। तो पीए की जो वैल्यू बोली थी रॉल्ट्स लॉ ने, रॉल्ट साहब ने जो पीए की वैल्यू बताई थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू पीए की उससे ज्यादा आ रही है, ठीक। सिमिलरली ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, बोलो बात क्लियर है। सिमिलरली पी विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्लियर। इसीलिए यहाँ क्या लिखा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब पी ए एज वेल एज पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब पी ए एज वेल एज पी बी, बोलो वो क्या है, ज्यादा है, वो क्या है, ज्यादा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ए एंड बी इज हायर देन दैट कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। और अगर पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा है तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हेंस द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज आल्सो हायर देन द सॉल्यूशन इफ वर आइडियल। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। अब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर आना चाहिए था 500 लेकिन आ रहा है कितना 400, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई। तो इसका मतलब यहाँ पर ए डैश डैश बी इंटरेक्शंस, ए डैश डैश बी इंटरेक्शंस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन ए डैश डैश ए एंड बी डैश डैश बी if the forces of attraction between a b are weaker than a dash dash b, ठीक। पार्शियल प्रेशर अब यहाँ पर क्या होगा, वहां पर तो ग्रेटर देन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, P less than P naught A x A plus P naught B x B, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट A and B is lower than that calculated from Raoult's law. Hence total pressure over the solution is also lower than the solutions if were ideal. क्लियर बात। अब नेगेटिव डेविएशन में और पॉजिटिव डेविएशन में यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग H will be greater than 0 और वहां पर डेल्टा मिक्सिंग H विल बी, बोलो यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग H विल बी लेस देन 0। अब तो बताओ एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन कौन सा हुआ और एंडोथर्मिक कौन सा हुआ। जिस दिन से चैप्टर स्टार्ट हुआ उसी दिन से बता रहा हूँ, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। आप पन्ने पलट के क्यों देख रहे हो, एक्सो के लिए मतलब इतनी बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक बता दी थी फिर भी याद नहीं हुआ। एक्सो के लिए क्या होता है, माइनस, नेगेटिव होता है डेल्टा H, ठीक है। इसका मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं हो तुम। तो डेल्टा मिक्सिंग H यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। और यहाँ पर डेल्टा मिक्सिंग H लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। अब हॉट में सवाल आता है, हॉट मतलब हाई ऑर्डर्ड थिंकिंग स्किल, ठीक। उसमें कहता है एक सॉल्यूशन है विच इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, बताइए व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पर ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन है और बता चुका एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। For a solution showing positive deviation from Raoult's law, solubility increases with increase in temperature.
हमें कैसे पता चला सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन के लिए हमें पता है डेल्टा मिक्सिंग एच ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव किसके लिए होता है? एंडोथर्मिक के लिए। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो नेगेटिव के लिए हमें पता है डेल्टा मिक्सिंग एच लेस देन 0, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, और नेगेटिव किसके लिए? एंडोथर्मिक के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलो आगे देखो। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन में देख रहे हो आप, ये जो येलो कलर से लाइन बनाई हुई है ये आपकी क्या कब आती? जब आइडियल होता। लेकिन अब क्योंकि हमारा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ठीक है, तो PA इज ऑल्सो ग्रेटर देन P नॉट AX, PB is also greater than P naught BXB and P is also greater than P naught AXA plus P naught BXB। तो ये लाइन स्ट्रेट ना करके हल्का सा ऊपर को उठ जाती है, देखो ये ऊपर उठी हुई दिख रही है आपको, ठीक है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन सी लाइन बता रही है? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या बता रही है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम है? ठीक है, मान लिया इस पॉइंट में आपने कहीं पर भी देख लिया सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, मान लिया टॉप मोस्ट पॉइंट ये आ गया मेरा, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो नीचे, ठीक, तो यहाँ से आपको XA और XB की वैल्यू पता चल जाएगी, XA और XB की वैल्यू पता चल जाएगी। उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर मैं बोलूँ हमारा सॉल्यूशन जो है इट इज शोइंग मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। हालांकि मैक्सिमम डेविएशन तो सब जगह दिखा रहा है, लेकिन आपके कॉपी में जब आपने ग्राफ बनाया इसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर आपका सॉल्यूशन मैक्सिमम डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक। और इसी को अभी आगे चल करके पढ़ेंगे हम एजियोट्रॉप। क्या पढ़ेंगे? एजियोट्रॉप। यहाँ पर देखो पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ा, और कल बताया था वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ठीक। तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर हमारा बनता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या बनता है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A एंड B, इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोल रहे हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और इधर देखो, इधर तो वेपर प्रेशर कम हो गया, ठीक। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कौन सी लाइन बता रही है? ये वाली लाइन। इस लाइन में जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है, सबसे बॉटम वाला पॉइंट मान लिया ये आ गया, ठीक, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, तो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर XA और XB आपको पता चल जाएगा यहाँ से। वैसे तो पूरा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, बट इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर आवर सॉल्यूशन इज शोइंग मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक। अब अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ तो इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा, वेपर प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होगा देन A एंड B, और इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर आपका सॉल्यूशन मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ। इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे इसको? खुद को बोला था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर हो गई बात, ठीक। एग्जांपल देख लो, पॉजिटिव डेविएशन में वाटर और इथेनॉल, वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब वाटर और इथेनॉल को मिलाओगे तो इथेनॉल के बीच में वाटर आकर के बैठ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। सिमिलरली वाटर के बीच में इथेनॉल आ जाएगा, वहां की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म वाटर के बीच में आके उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा? डिस्टर्ब कर देगा। वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, इसीलिए इट विल शो पॉजिटिव डेविएशन। मतलब इन एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल, हाँ बिल्कुल ठीक। इथेनॉल और CCl4, ठीक। मीथेनॉल और क्लोरोफॉर्म,
नेगेटिव डेविएशन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्लोरोफॉर्म मिथाइल एसीटेट, H2O, HCl, H2O, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, पाइरिडीन, फिनॉल और एनिलीन, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनमें। ठीक, अब आगे देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे एजियोट्रॉप्स के बारे में, अब एजियोट्रॉप देख लेते हैं क्या होता है। एजियोट्रॉप कब बनेगा? उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर बनेगा जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर आपका सॉल्यूशन या तो मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा हो या मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा हो फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी लीड्स टू अ स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर नोन एज एजियोट्रॉप्स, या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी हम इसको बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप आर बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड का बाइनरी सॉल्यूशन। अब अगर दो लिक्विड को आप आपस में मिला रहे हो तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन दो लिक्विड को आपस में कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए। ठीक, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। और अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो हमें ऐसा लगेगा कि प्योर एक ही लिक्विड है, दो अलग अलग लिक्विड नहीं है, मींस इट इज बिहेविंग लाइक अ प्योर लिक्विड। ठीक, तो एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी सॉल्यूशंस ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच बिहेव्स एज प्योर लिक्विड दैट इज हैव वन बॉइलिंग पॉइंट, और अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो आप उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर बात अच्छे से? क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट? बिकॉज सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में आपस में बराबर हो जाता है। सिमिलरली सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। देखो जरा यहाँ पर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज as well as in vapor phase, so it is not possible to separate components in pure form. ठीक, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एट विच डिस्टिलेशन कैन नॉट सेपरेट, वो पर्टिकुलर कंपोजिशन आपके लिक्विड मिक्सचर की जिस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर डिस्टिलेशन से वो दो लिक्विड सेपरेट ना किए जा सकते हो। ठीक, द टू लिक्विड्स बिकॉज द कंडेंसेट हैज द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द एजियोट्रॉपिक लिक्विड। कंडेंसेट मतलब जो वेपर्स बने उनका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, कंडेंसेट हैज सेम कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बिकम्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, और ये दो तरीके का होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अभी बता दिया पीछे। पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा एजियोट्रॉप मिला था? देखो पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा एजियोट्रॉप मिला था? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। याद कैसे रहे? पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर घटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो देखो भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कब मिलेगा? मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट कम कब होगा? जब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन में मिलेगा। किस में मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दैट बॉइल्स एट अ टेम्परेचर, ठीक है, लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स ए एंड बी। ठीक, ए और ए का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, बी का भी कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा। मान लिया ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, बी का बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ए और बी को आपस में मिलाया, उसका सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 80, तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना है। इथेनॉल और वाटर मिक्सचर कंटेनिंग 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, मतलब 95% V by V aqueous ethanol solution। ठीक, क्लोरोफॉर्म और मिथेनॉल मिक्सचर कंटेनिंग इतना परसेंट क्लोरोफॉर्म एंड इतना परसेंट मिथेनॉल बाय वेट। बट ये वाला एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और नीचे वाला एग्जांपल एनसीईआरटी का नहीं है।
ठीक, तो इसीलिए एनसीईआरटी वाला तो याद रखो, वो तो कंपलसरी है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम कब होगा? जब वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा? जब कौन सा डेविएशन देखने को मिलेगा? नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। अगर नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है तो वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इधर भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इधर भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लिखो, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम। बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम कब होगा? जब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा। वेपर प्रेशर मिनिमम कब होगा? जब सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप दैट बॉइल्स एट अ टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ its components A and B. एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर कंटेनिंग 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। या सिंपली आप इतना भी लिख सकते हो 68% W बाय W एक्वस HNO3 सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? फॉर्मिक एसिड और वाटर का मिक्सचर कंटेनिंग 77.6% फॉर्मिक एसिड एंड 22.4% वाटर बाय मास। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो ये हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक, और आपका एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी हो गया। ठीक, अब लास्ट पोर्शन बचता है इस चैप्टर का, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी दो तरह की, एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और अगला एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपने आप में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके बाद नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद देखेंगे हम क्या? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वेंट हॉफ फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।